हम लोग लिखे हैं व्हाट इज डीबीएमएस, लिख पाओगे तो लिख लेना। डीबीएमएस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम refers to a software, SW software in short लिखा हो तुम लोग पूरा लिखना, that is responsible for storing, maintaining and utilizing databases. A database along with a DBMS is referred to as a database system. इसके बाद नेक्स्ट है, जैसे अगर पूछा जाए कि duplication of data is known as dash, क्या होगा? हाँ, डेटा redundancy, डेटा redundancy। जैसे क्या होगा ये? डेटा inconsistency। ठीक है, फिर हम लोग पिछले क्लास में देखा था ना ये सब कि डिफरेंस बिटवीन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम या फिर फाइल सिस्टम और डीबीएमएस, याद है वो सब? ठीक है, ये सब देखे थे, और उसके बाद व्हाट इज डीबीएमएस ये देख लिया। इसके बाद हम लोग क्लास देखेंगे डेटाबेस मॉडल। In relational data model, the data is organized into tables. एक टेबल में क्या क्या होता है सोच के बताओ तुम। एक जब हम लोग टेबल लिखते हैं तो उसमें क्या क्या होता है? एक रोज होते हैं और दूसरा कॉलम्स होता है ना, कोई भी टेबल में। वही लिखा हुआ है कि इन रिलेशनल डेटा मॉडल, रिलेशनल डेटा मॉडल मतलब कि तुम्हारे पास जो डेटाबेस है दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, कंटेंट ऑफ द डेटाबेस आर रिलेटेड टू ईच अदर। तुमको बैठने में दिक्कत हो रही है तो इसीलिए रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम बोलते हैं, RDBMS। ये हो गया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और RDBMS मतलब होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारा जो भी डेटा रहता है दैट ईच डेटा इज लाइक रिलेटेड, लॉजिकली रिलेटेड टू द अदर। ठीक है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस। Data is organized into tables, tables मतलब in rows and columns, these tables are called relation। बहुत important है कि in DBMS जो tables होते हैं ना, tables, इसको हम लोग किस नाम से बुलाते हैं? relations। ठीक है, इसको याद रखना, ये सब छोटा छोटा टर्म्स है जो यूज होगा, तुम लोग को याद नहीं रहेगा तो फिर कर नहीं पाओगे। तो tables in general in DBMS are referred to as relations। ठीक है, फिर लिखा हुआ है देखो कि a row in a table represent a relationship among a set of values। जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा एक और चीज बोल देते हैं, जो टेबल्स का जो देखो रोज है, ठीक है, रोज ऑफ अ रिलेशन आर जनरली रेफर टू एज टपल्स। रोज को हम लोग टपल्स बोलते हैं, और जो कॉलम्स है उनको हम लोग एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स हम पढ़े थे कहीं पे? कहाँ पढ़े थे? क्या था एट्रीब्यूट्स मतलब? कैरेक्टरिस्टिक्स। एट्रीब्यूट मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स था। ठीक है, तो रोज को हम लोग बोलते हैं टपल्स। तो टपल बोलूंगा तो रो समझना,
ठीक है, और कॉलम मतलब होता है एट्रीब्यूट्स, ठीक है, और पूरा का पूरा टेबल को बोलते हैं क्या, रिलेशंस, ठीक है, इस तरह से चलता है। जैसे मान लो अगर मैं बोलता हूँ कि एक टेबल दिया हुआ है तुम्हारे पास, जो है कि मान लो स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट क्लास, ऐसे करके एक है, ठीक है, ये एक टेबल है, ये तुम्हारे पास एक टेबल है। मान लो हम बोलते हैं कि स्टूडेंट आईडी है 101, नेम है एबीसी, स्टूडेंट क्लास है 12, 12 ए नहीं 12, 12 ए नहीं, अच्छा एक अच्छा बात है 12 ए लिख देते हैं हम, हाँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये पूरा जो टेबल है, इसको मान लो हम लोग बोलते हैं कि स्टूडेंट टेबल है। क्या टेबल है, स्टूडेंट टेबल, क्यों, क्योंकि ये स्टूडेंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, मतलब ये जो मैं टेबल बनाया इसका नाम क्या है, स्टूडेंट, इसका नाम है स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल, ठीक है। यहाँ पे इस टेबल को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशंस, रोज, ये जो रोज दिख रहा है ना, ये एक रो है, ये एक रो है, रोज को क्या बोलते हैं हम लोग, टपल्स। एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये टेबल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज बेसिकली स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट क्लास, इसी के थ्रू हम इस टेबल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या, किसी का भी कैरेक्टरिस्टिक मतलब जिसके थ्रू हम किसी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस टेबल को हम क्या चीज से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम इसका जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट, इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दीज आर बेसिकली द एट्रीब्यूट्स, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स कॉलम को जो बोलते हैं हम लोग एट्रीब्यूट्स। क्या इतना समझ में आया, ठीक है। फिर देखो, ये जो है ये वाला, ये पूरा का पूरा क्या बोलेंगे हम इसको, एक रिकॉर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिकॉर्ड, रिकॉर्ड ऑफ वन स्टूडेंट, यही तो है ना रिकॉर्ड। जैसे एक स्टूडेंट है जिसका आईडी 101, नेम एबीसी और स्टूडेंट क्लास बोल रहा हूँ 12 ए, तो ये एक रिकॉर्ड बन जा रहा है। अब डीबीएमएस में क्या है कि हम ये जो जैसे 12 ए लिखा हूं ना, ये मैं ऐसे नहीं लिख सकता, क्यों, क्योंकि इसमें दो कंपोनेंट हो जा रहा है, एक है क्लास विच इज 12, एक है सेक्शन विच इज ए, तो मैं दोनों को एक साथ नहीं लिख पाऊंगा, ठीक है, वो उसका जो बेसिक पिलर है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक प्रिंसिपल है, उसको डिफाइन कर देगा। तो इसीलिए इसको मुझे एक और एट्रीब्यूट लिखना पड़ेगा, जहां पे मे भी मैं लिखूंगा स्टूडेंट और सेक्शन, ठीक है, और फिर ये ए को मैं यहाँ लिखूंगा। बात समझ में आ रहा, तो ये एटॉमिक वैल्यू होना चाहिए, एटॉमिक वैल्यू मतलब कि वो, और तुम उसको डिवाइड मतलब इनडिविजिबल होना चाहिए, उसको तुम और सेपरेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। जैसे स्टूडेंट नेम में भी एक्चुअल में दो कॉलम होना चाहिए था, जो नेम है ना, वो होना चाहिए था कि फर्स्ट नेम करके, और एक होना चाहिए मिडिल नेम करके, मिडिल नेम, और एक होना चाहिए था लास्ट नेम, इस तरह से सेग्रीगेट किया जाता है, आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। क्योंकि नेम मतलब क्या है, नेम मतलब कि तुम्हारा बोल सकते हो कि बहुत लंबा चौड़ा नाम है ना, कि ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर करके एक पूरा नाम हो जा रहा है, इसमें फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम ऐसे हो जा रहा है, तो ये इंडिविजिबल नहीं है, मैंने है अभी भी फिलहाल किया हुआ है, तो क्या करेंगे हम इसको ना सेग्रीगेट कर देंगे, एटॉमिक बना देंगे, मतलब नहीं समझ, नहीं वो ऐसे ही करना पड़ेगा कि सेक्शन क्लास 12 का कौन सा सेक्शन है, सेक्शन ए, हाँ, नहीं वो ऐसे ही लिया जाता है, ऐसे ही लिया जाता है, ऐसे तुम कोई भी फॉर्म भरोगे देखना वहाँ पे रहता है ना, फर्स्ट नेम का अलग, मिडिल नेम का अलग, लास्ट नेम का अलग रहता है ना, मैक्सिमम ऐसे ही रहता है। बहुत कम जगह पे तुम्हारा पूरा मतलब नेम पूरा एक सिंगल बॉक्स में रहता है, क्योंकि वो जो डेटाबेस में स्टोर होता है ना, तो इस तरह से स्टोर होता है कि फर्स्ट नेम का एक अलग एट्रीब्यूट हो गया, फिर मिडिल नेम, फिर लास्ट नेम, इस तरह से वो एट्रीब्यूट में स्टोर हो गया। हाँ, उससे क्या होगा, हम लोग इंडिविजुअली डेटा को ना फेच कर पाएंगे, जैसे किसी स्टूडेंट का अगर मुझे मिडिल नेम चाहिए, तो मैं डायरेक्टली मिडिल नेम को कॉलम से उसको फेच कर पाऊंगा, नहीं तो क्या होगा, पूरा नाम आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से समझे बात को। तो यही सब बेसिक चीज है कि एक रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में एक रोज को टपल्स बोलते हैं, कॉलम्स को एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, और एक पूरा जो एक पूरा रो बन जा रहा है, दैट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ईच स्टूडेंट, ठीक है। तो पेज नंबर मेरे में 432 है, वहाँ पे अगर देखोगे लिखा हुआ एग्जांपल, द सैंपल डेटाबेस has three tables. एक supplier का table, एक supplier
वाला क्या है, आइटम टेबल, और तीसरा वाला है सप्लाई नंबर, सप्लाई नेम, स्टेटस ऑफ सिटी। सिमिलरली आइटम टेबल का देखोगे वहां पे क्या एट्रीब्यूट, आइटम नंबर, आइटम नेम और प्राइस। सिमिलरली शिपमेंट टेबल्स का क्या क्या एट्रीब्यूट है, सप्लाई नंबर, आइटम नंबर और क्वांटिटी सप्लाइड। इस तरह से वो लिखा हुआ है। समझे बात को? हर एक टेबल एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। जैसे अगर तुम यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि पहला वाला है तुम्हारा सप्लायर टेबल, है ना, सप्लायर टेबल है। सप्लायर टेबल में क्या क्या है, सप्लायर नंबर है, SUPPNO करके है। उसके बाद SUPP नेम करके है ना। इसके बाद क्या है, स्टेटस है, और क्या है, सिटी है। ये एक बन गया टेबल। दूसरा टेबल क्या है तुम्हारा, आइटम्स टेबल है, आइटम्स टेबल। आइटम्स टेबल के अंदर क्या क्या है, आइटम नंबर है, आइटम नंबर है। उसके बाद क्या है, आइटम नेम, आइटम नेम और प्राइस, ऐसे दिया होगा। और एक थर्ड टेबल है विच इज शिपमेंट, है ना, शिपमेंट टेबल। शिपमेंट टेबल के अंदर क्या दिया हुआ है, पहला वाला है सप्लाई नंबर, SUPPNO। उसके बाद देखो आइटम नंबर, और उसके बाद क्वांटिटी सप्लाई। अगर ऑब्जर्व करोगे अच्छे से, देखो सप्लायर में सप्लायर नंबर है, आइटम्स का आइटम नंबर शिपमेंट में प्रेजेंट है। देखो सप्लायर का सप्लायर नंबर यहाँ पे है, और आइटम्स का आइटम नंबर प्रेजेंट है। समझे बात को? तो हो क्या रहा है बेसिकली, मान लो कि सप्लायर टेबल में, जो सप्लायर मतलब जो सप्लाई कर रहा है, तो सप्लायर का नंबर है मान लो 501, एक आईडी होगी। अलग अलग सप्लायर्स है, मान लो एक है 703, ठीक है। उसके बाद सप्लायर का नाम है मान लो धीरज, और इधर आ गया मान लो मैथ्यू, ठीक है। स्टेटस क्या है, स्टेटस है एक्टिव, मतलब कि वो सप्लाई कर रहा है। ये स्टेटस क्या है, ये है स्टॉप, अभी नहीं कर रहा है, थक गया है। सिटी क्या है, मान लो आगरा बोल देते हैं, और इसको बोल देते हैं, कहाँ बोल देंगे, गोवा बोल देंगे, ठीक है, समझे? अरे वो ठीक है, चलो स्टेटस दे देते हैं, मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली वही नहीं। 1030, ठीक है। अच्छा आइटम्स नंबर, आइटम्स नंबर में क्या है देखो, पहला है मान लो आइटम नंबर का है 1I1 करके है, ये आइटम का नंबर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जैसे I2, ये आइटम का नंबर है, ठीक है, ये एक नंबर है, ये इंडिविजिबल नहीं है। फिर मिल्क है, और यहाँ पे केक है, प्राइस है 15 और ये है 5, ठीक है। अब शिपमेंट में देखो ऑब्जर्व करो, अच्छा यहाँ पे सप्लाई नंबर S1 का, चलो S1 है, S1, और यहाँ पे है I1 I2 पे है। देखो जैसे सप्लायर नंबर में S1 है, आइटम नंबर में है I2, और कितना क्वांटिटी सप्लाई, 10 क्वांटिटी का सप्लाई कर रहा है। फिर जैसे है S2 और I4 और 20, ठीक है, इस तरह से मतलब I4। तो हो क्या रहा है, इससे तुमको पता ये चलेगा देखो कि शिपमेंट में सप्लाई नंबर क्या है, S1, तो तुम कनेक्ट कर पाओगे, अच्छा S1 क्या सप्लाई कर रहा है, कौन है, धीरज है, ठीक है। इसका स्टेटस क्या है, 10 है, और सिटी क्या है, आगरा है। और वो क्या सप्लाई कर रहा है, कौन सा आइटम, देखो आइटम I2 में चल जाएंगे, तो यहाँ पे I2 सपोज यहाँ पे एक और दे देते हैं I2 करके, ठीक है, I2 का, तो I2 का जो भी डिटेल है यहाँ से पता चल जाएगा। और कितना क्वांटिटी सप्लाई कर रहा है, 10 क्वांटिटी। तो टेबल सब क्या है, आपस में रिलेटेड है इस तरह से। फिर यहाँ पे देखो जैसे S2, ये सप्लायर S2 मतलब ये वाला सप्लायर, तो सप्लायर के बारे में यहाँ डिटेल मिल जा रहा है कि सप्लायर कौन है, मैथ्यू है, स्टेटस 30 है, और सिटी गोवा में, ठीक है। वो कौन सा क्या शिपमेंट कर रहा है, कौन सा आइटम कर रहा है, देखो आइटम नंबर के थ्रू पता चलेगा, आइटम नंबर I4 है, तो ये I4 हो जा रहा है। I4 में क्या है, केक है, और प्राइस क्या है, 5 रुपया करके है, और ये क्वांटिटी कितना सप्लाई कर रहा है, 20। तो यहाँ से मैं टोटल प्राइस निकाल पाऊंगा। देखो आइटम क्या, I4 का केक है, 5 रुपया पर पीस का दाम है, वो टोटल 20 सप्लाई कर रहा है, तो 5 × 20 मतलब 100 रुपया का वो यहाँ पे मार्केटिंग कर रहे हैं, यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं। समझे? वैसे ही देखो S1 का क्या है, आइटम I2 जैसे मान लो यहाँ पे कुछ भी एक लिख दो, क्या है I2 में केक है, अच्छा केक लिख चुका हूँ, कुछ भी और लिख दो, मान लो बिस्किट लिख दिया, बिस्किट का कितना है, 100 रुपया दाम है। तो
ये I2 बिस्किट बेच रहा 100 रुपया पर पीस, कितना क्वांटिटी बेच रहा है 10 रुपीज का, तो कितना हो जाएगा, ठीक है, तो इतना का वो बिजनेस कर रहा है। इससे मुझे क्या पता चल जाएगा, ठीक है, टेबल्स क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है, 3 अलग अलग टेबल्स है लेकिन तीनों एक दूसरे के साथ इस तरह से कनेक्टेड है, समझे। हालांकि देखो सप्लायर और आइटम डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है एक दूसरे के साथ, ठीक है, बट किसके थ्रू कनेक्टेड है, शिपमेंट के थ्रू कनेक्टेड, समझ में आया कुछ, तो इस तरह की স্ট্যাটাস অনেক মানে হতে পারে, কি মানে এখানে বলছে সেটা আমিও জানি না, একটা কিছু একটা মানে হতে পারে স্ট্যাটাস, মেবি স্ট্যাটাস 10 মানে হচ্ছে হয়তো কম সেল করছে, স্ট্যাটাস 30 হচ্ছে বেশি সেল করছে, হতে পারে এমনি টাইপের কিছু, ঠিক আছে, বা স্ট্যাটাস 30 হয়তো সে হয়তো বেশি ডিফল্ট করছে, ডিফল্ট মানে পেমেন্ট করছে না ঠিক করে, তো ওর হায়ার লেভেল অফ থ্রেট আছে, 10 থ্রেট মানে হচ্ছে লোয়ার লেভেল অফ থ্রেট, কিছুই একটা হতে পারে, এখানে জানি না কি মানে হচ্ছে, ঠিক আছে, ডিপেন্ডিং অন नहीं, एक ही करने से दिक्कत हो जाएगा। ये क्या हो रहा है, ये तुम छोटा टेबल के साथ कर रहे हो, ऐसे मान लो सप्लायर में लाखों सप्लायर्स है ऑल ओवर इंडिया, आइटम्स मान लो करोड़ों आइटम्स है, ठीक है, तो शिपमेंट तुम हजारों में डेली का शिपमेंट कर रहे हो, एक ही टेबल पे होने से खिचड़ी हो जाएगा, तुम समझ ही नहीं पाएगा, तो अलग अलग टेबल किया जाता है इसलिए, ठीक है, ये हम छोटा टेबल में देख रहे, तुम बोला 3-4 डेटा एक साथ रख दो, लेकिन तुम इसको बड़ा सिनेरियो में सोचो, तब दिक्कत हो जाएगा ना तुमको, समझे। जैसे मान लो तुम अगर सोचते हो इस तरह से कि स्टूडेंट और स्कूल, ठीक है, पूरा तुम्हारा जो हिस्ट्री है, तो एक स्टूडेंट तो मल्टीपल स्कूल कॉलेज में जा सकता है ना, तो उससे बेटर क्या है कि तुम स्कूल कॉलेज ले लो और स्टूडेंट को अलग रख लो, अब जो कॉलेज में क्या है वहाँ का आईडी के साथ तुम स्टूडेंट आईडी को रेफर कर दो, तो तुमको समझ में आ जाएगा, तो ऐसे बहुत सारे केसेस हम लोग देखेंगे तब और क्लियर हो जाएगा, ये पहला एग्जांपल था तुम्हारे लिए, ठीक है, शायद अभी वो पिक्चर बन नहीं पा रहा है बट धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ये चीज समझ में आ रहा है कि किस तरह से काम कर रहा है, कौन सा यहाँ पे एट्रीब्यूट कौन कौन सा है, सप्लायर का सप्लायर नंबर है, सप्लायर नेम है, स्टेटस है, सिटी है ना, और यहाँ पे ये सब क्या है, रो सब टपल बोलेंगे, और एक पूरा पूरा ये पूरा रो को क्या बोलेंगे, रिकॉर्ड बोल देंगे, ठीक है, और ये सप्लायर रिलेशन में कितना रिलेशन बनाया हूँ मैं यहाँ पे, 3 रिलेशन है, टेबल्स को रिलेशंस बोलते हैं ना, तो 3 रिलेशंस है, तो इस तरह से, ठीक है, जैसे पेज नंबर 433 का देखो, नीचे में एक टेबुलर वे में बहुत कुछ लिखा है, एक बार गो थ्रू करो उसको और clear होगा। ये प्राइमरी की छोड़ दो, ये क्या है, बाकी सब चीज देखो, फील्ड्स क्या है देखो लिखा हुआ है, रिकॉर्ड्स क्या है लिखा हुआ है देखो, these are the columns containing one type of information, हर एक कॉलम में एक बार देखोगे यहाँ पे, ये जो एक कॉलम है, ये जो एक कॉलम इधर देखोगे, ये जो कॉलम है, तो ये कॉलम क्या कर रहा है, सप्लाई नंबर कॉलम, इट इज स्टोरिंग सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, जैसे यहाँ पे आइटम नेम जो कॉलम है, इट इज स्टोरिंग सिमिलर काइंड ऑफ डेटा, है कि नहीं, तो एवरी कॉलम स्टोर्स सिमिलर काइंड ऑफ डेटा, ऐसा नहीं होगा कि आइटम नेम में तुम प्राइस डाल देगा, वो पॉसिबल नहीं है, तो एवरी कॉलम विल स्टोर सिमिलर काइंड ऑफ डेटा, और दूसरा चीज इंपॉर्टेंट है कि नो टू रिकॉर्ड्स विल बी एब्सोल्युटली सेम, कोई भी दो रिकॉर्ड एब्सोल्युटली सेम नहीं होगा, जैसे सप्लायर के अंदर मैं इस तरह से नहीं लिख पाऊंगा कि एक सप्लायर है S1 जिसका नाम है धीरज, जिसका स्टेटस है 10 और जिसका सिटी है आत्रा, ये पॉसिबल नहीं है, रिडंडेंट हो जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी प्रेजेंट है ना, हो सकता है कि S1 धीरज में भी यहाँ पे 20 हो जाएगा, दैट इज ओके, स्टेटस अलग हो जा रहा है, बट दो रिकॉर्ड्स का सेम हूबहू हर एक डिटेल सेम नहीं हो सकता है, देन वो रिडंडेंट हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है, ठीक है, नहीं लेगा, वो लेगा ही नहीं, तुम जब इनपुट करोगे ना तो उसमें एरर दे देगा, नहीं लेगा, तुम आगे जाके हम लोग क्वेरी सीखेंगे जिसके थ्रू हम लोग डेटाबेस में डेटा फिल करेंगे, तो वो ना एरर दे देगा, बोलेगा ऑलरेडी प्रेजेंट है करके, नहीं लेगा, वो एरर दे देगा, कुछ ना कुछ डिफर होगा ही यहाँ पे, कुछ ना कुछ डिफरेंट होना ही है, दो रिकॉर्ड एब्सोल्युटली सेम नहीं होगा, ठीक है, देखो पढ़ के वाला समझ में आया, ये जो नीचे वाला टेबल है इसमें क्या है, रिकॉर्ड है, उसके बाद है फील्ड्स है, डेटा आइटम्स है, और यहाँ पे बाइट बाइट करके जो लिखा है ना वो साइज, हाउ मच साइज इट इज ऑक्यूपाइंग, ये चीज,
थोड़ा लिख लो रिकॉर्ड करके। रिकॉर्ड क्या है, व्हाट इज रिकॉर्ड? बुक में भी लिखा होगा लेकिन तुम लोग पढ़ते नहीं हो इसलिए लिखवा रहा हूँ। A record is a named collection of data items which represent or represents a complete unit of information. Which represents, जो दर्शाता है, represents. Named collection all occurrences type is a named collection of all occurrences of a given type of logical record. हो गया? अच्छा, अब इम्पोर्टेंट चीज है समझते हैं कि जैसे इस टेबल को अगर रेफर करें तो इस टेबल में सप्लायर टेबल में अगर देखोगे तो तुम सोच के बोलो कौन सा ऐसा एट्रीब्यूट है which is going to be unique, जो कि रिपीटेड नहीं हो सकता है। नेम और कुछ सप्लाई, हाँ सप्लाई नंबर, नेम तो रिपीट हो। जैसे एक स्टूडेंट के बारे में सोचो, एक स्टूडेंट के बारे में सोचो, एक क्लास, मान लो एक क्लास है जैसे तुम्हारा क्लास 12, ठीक है। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि एक है रोल नंबर, एक है नेम, ठीक है। इस तरह से एक है मान लो सेक्शन करके है और मार्क्स। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा एट्रीब्यूट है विच इज गोइंग टू बी यूनिक? रोल नंबर हो सकता है, हो सकता है। लेकिन अब सोचो कि मैं ये क्लास 12 नहीं, ये मैं बोल दिया कि मान लो कोई एक स्कूल के बारे में बोल रहा हूँ, पूरा स्कूल, क्या नाम है तुम लोग का स्कूल का? यूनिट 1, यूनिट 2, कैंपस 1, तो कैंपस 1 मान लो। क्या कैंपस 1 का हर एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड लूंगा तो क्या रोल नंबर तब भी यूनिक रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि क्लास 12 में ही तो रोल नंबर नहीं यूनिक होगा ना। क्लास 12 का सेक्शन ए में रोल नंबर 1 होगा, सेक्शन बी में भी तो रोल नंबर 1 होगा, तो क्लास 12 में भी वो रोल नंबर यूनिक नहीं होगा। तो इन सच अ सिनेरियो मेरा बेटर ऑप्शन क्या रहेगा? स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट आईडी विल बी यूनिक थ्रू आउट द स्कूल। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? हेलो। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा स्टूडेंट आईडी जो कि एकदम यूनिक रहेगा फॉर एवरी रिकॉर्ड। कितना भी मैं रिकॉर्ड यहाँ पे लिखूं, कितना भी रिकॉर्ड लिखूं स्कूल के लिए, हर एक बच्चा का रिकॉर्ड लिख लूं, तो भी आईडी कभी डुप्लीकेट नहीं हो पाएगा। रोल नंबर हो सकता है, रोल नंबर 2 बार रोल नंबर 1 आ सकता है, नेम भी 50 बार सेम आ सकता है, ठीक है। लेकिन जो सेम नहीं आएगा दैट इज स्टूडेंट आईडी। तो इसीलिए स्टूडेंट आईडी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी की। प्राइमरी की, ठीक है। प्राइमरी की एक ऐसा एट्रीब्यूट है
which is going to be unique for the table, which will never be duplicated. समझे बात को? दैट इज प्राइमरी की। थोड़ा सा इसको पढ़ो, फोर का एकदम टॉप पैराग्राफ जो है, मैं 1 मिनट में आया। अरे বুঝতে পেরেছিস তো না? কিছু অসুবিধা পড়িস নি বল? पढ़ लिया? प्राइमरी की समझ में आया क्या है? बेसिक कंसेप्ट है, ऐसा एक एट्रीब्यूट जो कि एकदम यूनिक रहेगा, ठीक है? जैसे अगर पिछले जैसे पिछले वाले का एग्जांपल देखे तो सप्लाई नंबर में कौन सा ऐसा एट्रीब्यूट है व्हिच कैन बी अ प्राइमरी की? सप्लाई नंबर। आइटम्स में कौन सा ऐसा एट्रीब्यूट है व्हिच कैन बी प्राइमरी की? आइटम नंबर। शिपमेंट में कौन सा हो सकता है? सप्लाई नंबर। सप्लाई में ठीक है, ठीक है, चलो मैम देखते हैं सप्लाई नंबर हो सकता है कि नहीं। मैं अच्छा आइटम नंबर देख लेते हैं, देख लेते हैं। मैं एक और रिकॉर्ड रखता हूँ जहाँ पे मैं बोलता हूँ कि द सप्लायर S1 is supplying item I4 और क्वांटिटी 30 बोल सकता हूँ ना? सप्लायर S1 कौन है? धीरज है। धीरज केक बेच सकता है, मना थोड़ी है। सप्लाई शिपमेंट में क्या है? S1। तो S1 जो है धीरज, धीरज सप्लायर सेलिंग I4 मतलब केक हो सकता है, क्या दिक्कत है? तो यहाँ पे देखो सप्लाई नंबर 2 बार रिपीट हो गया, क्या हो सकता है प्राइमरी की? नहीं हो सकता है। आइटम नंबर में देखो, आइटम नंबर सप्लायर S2 मतलब मैथ्यू, मैथ्यू भी I4 बेच रहा है, केक बेच रहा है, और S1 मतलब धीरज भी I4 केक बेच रहा है, तो आइटम नंबर भी रिपीट हो जा रहा है। आइटम नंबर भी तो रिपीट हो जा रहा है, तो क्या ये हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता। अब तुम बोले क्वांटिटी सप्लाइड, अरे क्वांटिटी सप्लाइड 10 क्वांटिटी कोई भी बेच सकता है, तो ये भी नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता, आना ही पड़ेगा। लेकिन तुम ऐसे सोचो कि अगर अगर मैं सप्लायर नंबर और आइटम नंबर को कंबाइन करके सोचूं, तब क्या हो सकता है? मैं बोल रहा हूं कि सप्लायर नंबर और आइटम नंबर इन दोनों को कंबाइन करके मैं यूनिक ढूंढ रहा हूँ। क्या ये दोनों कंबाइन करके ऐसा डेटा हो सकता है विच इज गोइंग टू बी रिपीटेड? सोच के देखो, नहीं हो सकता ना, क्योंकि सप्लायर नंबर और आइटम नंबर हूबहू सेम हो गया मतलब डेटा रिडंडेंट हो जाएगा फिर। समझे बात को? तो इसीलिए हम लोग इन दिस केस क्या करेंगे, दोनों को मिला के हम लोग प्राइमरी की करेंगे। तो प्राइमरी की एक सिंगल एट्रीब्यूट हो सकता है या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल एट्रीब्यूट्स भी हो सकता है। मुझे यूनिकनेस चाहिए। अगर मुझे एक सिंगल एट्रीब्यूट से मिल जा रहा है, वेरी गुड। जैसे ऊपर वाले केस में सप्लायर नंबर से मुझे मिल जा रहा था, फाइन। बट शिपमेंट में मुझे नहीं मिल रहा, तो मैं क्या किया, मैं दो को एक साथ कंबाइन कर दिया, तब मुझे वहां पे मिल सकता है। मतलब बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं S1 और I4 को दोबारा नहीं लिखूंगा, ऑब्वियस बात है ना, कि सप्लायर S1 आइटम I4 बेच रहा है एक बार 30, फिर से मैं लिख रहा हूँ सप्लायर S1 आइटम I4 बेचेगा 50 क्वांटिटी का। दो बार क्यों लिखूंगा? मैं एक ही बार लिखूंगा ना, 50 प्लस 30 80 क्वांटिटीज कर दूंगा। मैं दो बार क्यों लिखूंगा? बात समझ में आया? तो इन दोनों को मिला के दोनों को मिला के तबीयत खराब हो गया, हमको दिमाग बहुत आता है, फिर मेरे दिमाग में खर्चा डलता है, मैं चुप हो जाता हूँ, ठीक है? ऐसा
तब तो मजा आया। अरे यार क्या हो गया इसको, कुछ प्रॉब्लम? স্যার এইচডিএমআই কেবলটা ডিস্টার্ব হচ্ছে আই গেস। স্যার এইচডিএমআই কেবলটা কেবলটা না আমার এখানে পোর্টটা প্রবলেম, আমি ওটাই বুঝতে পারছি না, কেবলটা স্যার প্রবলেম। পোর্ট স্যার পোর্টটা ইউজুয়ালি হয় না, কেবলটাই পোর্টটা প্রবলেম ইউজুয়ালি করে। হয় না, কিন্তু পোর্টটা আমি গত 4 বছর ধরে এইভাবে ইউজ করছি, প্রত্যেকটা ক্লাসের পরে খুলছি আর প্রত্যেকটা ক্লাসের পরে ওটা আবার অ্যাটাচ করছি, সেই জন্য আমার চাপ লাগে। কেবল তো চেঞ্জ করে দেবো, पोर्टटा হলে আমার লম্বা খরচা আসবে এখন। लैपटॉप ही खरीद ले बोलो, ये सही बात है, यही सही बात है, लैपटॉप एकदम ठीक बोला रे। मतलब फोन का चार्ज खत्म हो जाए तो नया फोन खरीद ले, है ना? अच्छा, तो उम्मीद है इतना क्लियर होगा। ठीक है, अब जो तुम लोग का काम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, देखो पेज 434 434 में सेक्शन 10.4 लिखा हुआ है, देखो द रिलेशनल मॉडल टर्मिनोलॉजी, उसके नीचे देखो रिलेशंस करके लिखा है, उसमें 5 पॉइंट्स है, एक्सट्रीमली क्रूशियल है, एक बार पढ़ के देखो। ठीक है, रिलेशनल मॉडल टर्मिनोलॉजी के अंदर रिलेशंस के नीचे देखो 5 पॉइंट्स है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ो, क्लियर होगा बहुत। अच्छा, तो क्या, अच्छा रिलेशन है, तो पहला वाला है इन एनी गिवन कॉलम ऑफ अ टेबल all items are of the same kind whereas items in different columns may or may not be of the same kind। इसका क्या मतलब है, अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो जैसे ये कॉलम सप्लायर नंबर है ना, सप्लायर नंबर कॉलम का सभी आइटम्स आर ऑफ द सेम काइंड, और बोल रहा है कि आइटम्स ऑफ डिफरेंट कॉलम्स में और मे नॉट बी ऑफ द सेम काइंड। जैसे ये सप्लायर सप्लायर नेम और सिटी देखो दोनों ही वो टेक्स्ट टाइप का है, तो इट इज सेम। तो वही बोल रहा है कि इट मे और मे नॉट बी ऑफ द सेम काइंड, सेम काइंड मतलब यहाँ पे डेटा सेम का बात नहीं कर रहा है, सेम डेटा टाइप का बात कर रहा है। ठीक है, जैसे स्ट्रिंग डेटा टाइप हो गया, जैसे यहाँ पे स्टेटस में क्या है, नंबर है, तो वो नंबर टाइप का बात कर रहे हैं, यहाँ पे वो चीज का बात किया जा रहा है, बात समझे? इसके बाद सेकंड कॉलम, फॉर अ रो ईच कॉलम मस्ट हैव एन एटॉमिक वैल्यू एंड फॉर अ रो अ कॉलम कैन नॉट हैव मोर देन वन वैल्यू। जैसे अभी बोले ना कि सेक्शन 12 ए नहीं हो सकता, एटॉमिक वैल्यू होना चाहिए, मतलब ऐसा वैल्यू जिसको मैं फर्दर सेपरेट या फर्दर सेग्रीगेट नहीं कर पाऊँ। अगर मैं 12 ए लिखता तो उसको सेग्रीगेट कर सकता था ना कि क्लास 12 सेक्शन ए, अगर मैं नेम एक साथ लिख दूं तो उसको मैं सेग्रीगेट कर सकता हूँ ना कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम इस तरह से। तो वैल्यूज हर एक सेल में हर एक कॉलम में ऐसा होना चाहिए कि विच इज एटॉमिक, समझे, विच इज इनडिविजिबल। जैसे अगर सिर्फ फर्स्ट नेम है तो उसको मैं कहाँ से डिवाइड करूंगा, उसको कहाँ से सेग्रीगेट करूंगा, तो ऐसा वैल्यू होना चाहिए, यही यहाँ पे बोला जा रहा है। बात समझ में आया कौशिक? हाँ सर। हाँ, तो ऑल्सो फॉर अ रो, जैसे ये एक रो है, इस रो का कॉलम कौन सा, ये कॉलम है, तो इस रो का कॉलम एक से ज्यादा वैल्यू नहीं हो सकता, मतलब मैथ्यू उसके बाद पेडल क्या है, चैटर्जी नहीं हो सकता, समझे? तो यही काम है। उसके बाद थर्ड पॉइंट, ऑल रोज ऑफ अ रिलेशन आर डिस्टिंक्ट, सभी रोज डिस्टिंक्ट है, जैसे बोले कोई भी दो रो का वैल्यू हूबहू सेम नहीं हो सकता। ठीक है, ऑल रोज आर डिस्टिंक्ट। उसके बाद देयर आर नो ऑर्डर मेंटेन, मतलब जैसे मैं यहाँ पे स्टोर किया हूँ ना कि S1 में धीरज, पर पहला रो में धीरज है, सेकंड रो में मैथ्यू है, इस तरह से, तो ये फिक्स नहीं है। मैं जब सप्लायर टेबल को रेफर करूंगा मैं इस तरह से रेफर नहीं कर पाऊंगा कि भाई पहला रो वाला डेटा चाहिए, वो जो ऑर्डर है वो इररेस्पेक्टिव होता है। मैं जब रेफर करूंगा तो मैं रेफर करूंगा थ्रू द प्राइमरी की विच इज द सप्लायर नंबर इन दिस केस, S1, S1 टपल को मेरे को चाहिए, S1 का रिकॉर्ड चाहिए, इस तरह से। बात समझ में आ रहा? ठीक है। इसके बाद कॉलम्स ऑफ अ रिलेशन आर असाइंड डिस्टिंक्ट नेम्स एंड द ऑर्डरिंग ऑफ द कॉलम्स इज इमटेरियल, मतलब हर एक कॉलम जो है, हर एक कॉलम, सभी कॉलम का नेम डिस्टिंक्ट होगा, मतलब जैसे यहाँ पे सप्लायर नंबर नेम है, मैं दोबारा सप्लायर नेम नहीं लिख पाऊंगा, तो इट हैज टू बी डिस्टिंक्ट।
और द ऑर्डर इज इमटेरियल, मतलब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पहले सप्लायर नंबर है, फिर सप्लायर नेम है, फिर स्टेटस है, ये जो ऑर्डर है ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले सप्लायर नेम भी हो सकता है, उसके बाद सप्लायर नंबर भी हो सकता है, वो ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे रो में इसका जो ऑर्डर में अभी दिख रहा है वो ऑर्डर से कोई मैटर नहीं करता, वैसे ही कॉलम का ऑर्डर में मैटर नहीं करता। बात समझ में आ रहा है? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, उम्मीद है क्लियर होगा इतना। इसके बाद एक टर्म है विच इज डोमेन। डोमेन तुम लोग सेट थ्योरी में पढ़े थे, याद है? अभी भी होगा ना सेट थ्योरी, है ना? डोमेन, डोमेन मतलब क्या है? डोमेन मतलब होता है एक पूल ऑफ वैल्यूज, है ना? पूल ऑफ वैल्यूज जहां से मुझे अपना सोल्यूशन सेट मिलता है, वो डोमेन हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डोमेन वही बोला, देखो लिखा हुआ है कि डोमेन इज अ पूल ऑफ वैल्यूज फ्रॉम व्हिच द एक्चुअल वैल्यू अपीयरिंग इन अ गिवन कॉलम आर ड्रॉन। एक पूल ऑफ वैल्यूज रहेगा जहां से मेरा रिकॉर्ड में मैं वैल्यूज को, दैट इज अ डोमेन। उसके बाद आता है बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना इसका, डिग्री। डिग्री मतलब क्या है? द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन। और एक आता है कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स या फिर टपल्स, सॉरी नंबर ऑफ टपल्स, दैट इज रोज, नंबर ऑफ टपल्स इन अ रिलेशन इज कॉल्ड कार्डिनैलिटी। याद रखना, डिग्री मतलब नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स और कार्डिनैलिटी मतलब नंबर ऑफ टपल्स। जैसे इन दिस केस सप्लायर का डिग्री क्या है? देखो डिग्री, डिग्री मतलब नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स मतलब कॉलम्स। तो कितना कॉलम है सप्लायर टेबल में? 4, तो डिग्री 4 है। और रो टपल्स कितना है? टपल्स एक, ये दोनों को लेंगे तो 2, नहीं इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे। अच्छा, इसके बाद इसको, इसमें कितना डिग्री है? तो इस तरह से हम लोग काम करेंगे। बात समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट जो तुम लोग पढ़ोगे वो है व्यूज। व्यूज को एक बार पढ़ो तो कुछ नहीं है, व्यूज मतलब एक वर्चुअल टेबल बोल रहा है, वर्चुअल टेबल जिसका एक्चुअल में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है, बट एक स्यूडो टेबल का बात काम किया कर रहा है व्यूज। क्वेरी एक कोड टाइप का होता है। हाँ, क्वेरी से क्या करते हैं हम लोग, एक ब्लैंक टेबल क्रिएट कर सकते हैं। उस ब्लैंक टेबल में जो जो डेटा है वो डेटा इनपुट करेंगे, डेटा को चेंज करेंगे, डेटा को रिट्रीव करेंगे, डेटा डिलीट कर सकते हैं, नया डेटा इंसर्ट कर, सब वो सब जितना भी काम है उसको हम लोग क्वेरी बोलते हैं। नहीं, व्यू मतलब हो रहा है कि एक टेबल क्रिएट कर रहा है। सीडो टेबल मतलब वो टेबल एक्चुअली स्टोर नहीं हो रहा है, बट तुम्हारे व्यू पर्पस से, तुमको देखने के पर्पस से वो एक व्यू क्रिएट कर रहा है, एक्चुअल में स्टोर नहीं हो रहा है। बाद जैसे देखेंगे, एक टेबल मैं बना रहा हूँ, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ एक एनरोलमेंट टेबल है, एनरोलमेंट, ठीक है, एनरोल टेबल। इसमें हम बोल रहे हैं कि एक स्टूडेंट आईडी एट्रीब्यूट, एक कोर्स आईडी है और एक डेट, ठीक है। मान लो मैं बोलता हूँ
स्टूडेंट आईडी 1 है, कोई भी एक स्टूडेंट जिसका आईडी 1 है, वो एक मल्टीपल कोर्सेज है, मान लो मल्टीपल कोर्सेज है कि कोर्स 1 में मान लो कंप्यूटर पढ़ाया जा रहा है, कोर्स 2 में मान लो इकोनॉमिक्स पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, कोर्स 3 में मान लो मैथ्स वगैरह पढ़ाया जा रहा है, तो इस तरह से कोर्सेज है। तो स्टूडेंट जो 1 है वो कोर्स सेलेक्ट किया है 2 और कोई भी एक पर्टिकुलर डेट में सेलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद मान लो स्टूडेंट एक आईडी 2 कोर्स 1 सेलेक्ट किया, इस पर्टिकुलर डेट में सेलेक्ट किया, फिर से एक स्टूडेंट आईडी 1 जो कि पहले इकोनॉमिक्स मतलब कोर्स आईडी 2 सेलेक्ट किया था, उसने कोर्स 1 भी सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और पर्टिकुलर डेट में। बात समझ में आ रहा है? तो इसमें मुझे बोलो कि कौन सा प्राइमरी की मैं ले सकता हूँ इस एनरोलमेंट टेबल में। স্টুডেন্ট আইডি ডেট কিভাবে ধর যেমন এই স্টুডেন্ট হচ্ছে 24/4/2026 এর এটা করেছে, এও 24/4/2026 এ করেছে, এ হয়তো করেছে 23/4/2026। दोनों मिला के इसको और इसको मिला के हम लोग प्राइमरी की बात समझ में आ। तो इसको जो हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉम्पोजिट प्राइमरी की। एक सिंगल प्राइमरी की होने से बढ़िया अगर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को लेके प्राइमरी की बनाया जा रहा है, मतलब इट इज नोन एज कॉम्पोजिट प्राइमरी, ठीक है। प्राइमरी की क्या है समझ में आ गया ना, लिख लोगे प्राइमरी की प्राइमरी की लिखोगे, नहीं मन कर रहा, मन नहीं कर रहा, आलस लग रहा है। प्राइमरी की इज अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स। प्राइमरी की is a set of one or more attributes that can uniquely identify tuples within the relation. What is composite primary key? When a primary key is composed of or more attributes is called composite primary. समझे? अब देखो पेज नंबर 437 में देखो प्राइमरी की करके एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ है जहाँ पे 1 2 3 4 सेपरेट पैराग्राफ्स हैं, मिला? एक बार पढ़ो उसको। जैसे प्राइमरी की में ना थोड़ा एक लाइन ऐड कर लोगे इसमें, इट इज नॉन रिडंडेंट so and also a non null attribute, null
प्राइमरी की का पैराग्राफ्स एक बार पढ़ लो, फिर उसमें डिस्कस करें। स्टार्टिंग का तो ऑब्वियसली तुमको थ्योरी जानना पड़ेगा ना डीबीएमएस का। अगर समझोगे नहीं कि प्राइमरी की क्या है, तुम समझोगे नहीं कि कॉम्पोजिट प्राइमरी की करके भी कुछ होता है, तो तुम कहाँ से आगे जाके उसमें तुम कर पाओगे। लेकिन तुम ये सोचो, उसका एप्लीकेशन सोचो। एप्लीकेशन ये है कि तुम आज से, जैसे तुम क्लास 10 का अगर तुम रिजल्ट का बात करेगा, एक छोटा लेवल में तुम स्कूल लेवल में बात सोचो। स्कूल लेवल में तुम्हारा जो वेबसाइट, हर एक स्कूल का अपना अपना वेबसाइट होता है जहाँ पे स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर होता है, वो भी एक डेटाबेस के थ्रू स्टोर हो रहा है। अगर तुम थोड़ा सा ऊपर हाई लेवल में सोचोगे, तो तुम्हारा जो क्लास 10 क्लास 12 का जो रिजल्ट स्टोर है, वो भी तो तुम एक सिंगल जगह पे स्टोर है ना, जहाँ से तुम सिर्फ लॉग इन कर रहे हो और तुम यूज कर रहे हो, वो भी तो एक डेटाबेस है। तुम जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब जो तुम लोग एक्सेस करते हो, तुम फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेजोन, कुछ भी तुम एक्सेस कर रहे हो, तुम अपना क्रेडेंशियल देके तो वहां पे घुस रहे हो ना, तो वो भी तो एक डेटाबेस है। तुम सोचो ना, तुम्हारा जो यूट्यूब का अकाउंट है, वो तुम लॉग इन कर रहे हो, और तुम्हारा सिर्फ तुम्हारा रिलेटेड उसमें फीड दे रहा है। तुम्हारा इंस्टाग्राम में तुम्हारा फीड दे रहा है, कैसे दे रहा है? क्योंकि वो डेटाबेस तुम्हारा पूरा रिकॉर्ड को स्टोर रख रहा है। समझे? सब कुछ में आ रहा है। तुम आगे जाके जैसे तुम सोच रहे हो, कुछ भी एआई का इम्प्लीकेशन सोचो। एआई चलने के लिए उसका एक डेटाबेस चाहिए ना, स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए, तो वो भी तो डेटाबेस का काम कर रहा है। तो इसका इम्प्लीकेशन एवरी वॉक ऑफ लाइफ में है, बहुत ज्यादा इम्प्लीकेशन है। स्टार्टिंग में तुमको बोरिंग लगेगा, क्योंकि तुमको ये टर्म्स जानना पड़ेगा, ये ऑब्वियस है। तुम बिना प्राइमरी की जाने तुम कैसे डेटाबेस को इम्प्लीमेंट करोगे, तुम कैसे समझोगे कैसे क्या करना है। स्टार्टिंग में जो जानते नहीं है, ऑब्वियसली उसमें तुमको बोरिंग लगेगा ही। तुम क्लास 10 में क्या, फ्रॉम डे वन तुमको इंटरेस्ट आ गया था कोडिंग में? पहला दिन में तुमको बोरिंग लगता था, कोडिंग दिमाग खराब लगता था, क्या पब्लिक स्टैटिक वर्ड में लिख रहे, क्या स्ट्रिंग आंसर लिख रहे, कहाँ कैपिटल कहाँ स्मॉल, पर पगला जाते थे। ऑब्वियस बात है, सबको वही लगेगा। लेकिन एक बार जब तुम समझ जाओगे कि क्यों कर रहे हो, तब थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगता है। इसके बाद जो आता है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या है? प्राइमरी की मतलब दोज कीज थ्रू विच यू कैन यूनिकली आइडेंटिफाई एनी पर्टिकुलर रो, है ना। और मान लो एक टेबल में ऐसा है कि मोर देन वन एट्रीब्यूट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर रो। अभी जैसे स्टूडेंट के बारे में बोले, तो स्टूडेंट का क्या था कि सिर्फ स्टूडेंट आईडी ही कर पा रहा था। मान लो एक ऐसा टेबल है जहां पे मोर देन वन एट्रीब्यूट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड, हो सकता है। तो ऑल ऑफ दोज attributes are candidate key। इसका कैंडिडेट, इट इज अ कैंडिडेट टू बिकम अ प्राइमरी की। बस समझ में आ रहा है? जैसे क्लास में मान लो जो वोटिंग हो रहा है, अभी तो इलेक्शन चल रहा है ना, तो वोटिंग हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, कैंडिडेट है ना, जो इलेक्शन का कैंडिडेट हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि सभी को नेता बनना चाह रहा है। नेता तो एक ही जन बनेगा ना, बट जो लोग नेता बनना चाह रहा है, दे आर द कैंडिडेट्स। वहां से तुम एक को सेलेक्ट करोगे, और अगर मेजोरिटी विन नहीं हो तो क्या करोगे, दो तीन जन मिल के फिर एक नेता, जैसे एक पार्टी आ जाता है, कोलिशन गवर्नमेंट, जो बचपन में पढ़े हो ना सिविक्स में, वो चीज हो जाती है। तो वैसे ही अगर एक रिलेशन में मोर देन वन एट्रीब्यूट्स हैं विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ईच कॉलम, ईच टपल, तो ऑल ऑफ दोज एट्रीब्यूट्स कैन बी टर्म्ड एज कैंडिडेट कीज। वहां से फिर जिसको मैं प्राइमरी की सिलेक्ट करूंगा, वो हो जाता है प्राइमरी। समझे? अच्छा, ये प्राइमरी की का जो लास्ट लाइन है मैं लिखवाया कि प्राइमरी की इज नॉन रिडंडेंट, मतलब सेम वैल्यू प्राइमरी की का दो बार नहीं होगा। एंड इट इज नॉन नल। नॉन नल का मतलब है, जैसे उसमें मुझे एक वैल्यू देना ही पड़ेगा। जैसे सप्लायर टेबल में सप्लायर नंबर का मुझे वैल्यू देना ही पड़ेगा, S1 S2 S3 करके देना ही पड़ेगा। मैं उसको छोड़ नहीं सकता, नल नहीं रख सकता, ब्लैंक नहीं रख सकता। बट सप्लायर नेम को मैं ब्लैंक रख सकता हूँ, बिकॉज दिस इज नॉट अ प्राइमरी की। ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, जो उसने तुम लोग पूछा ही नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइमरी की वाला में कि नीचे से सेकेंड लाइन, द नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट ऑफ अ टेबल कैन बी रेफर टू एज नॉन की एट्रीब्यूट। मतलब ये सप्लायर टेबल में सप्लायर नंबर तो प्राइमरी की है, बट इसके अलावा जो एट्रीब्यूट्स हैं, लाइक द सप्लायर नेम, स्टेटस, सिटी, दे आर द नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स। प्राइमरी की नहीं है ना, तो नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स, तो इसीलिए उनको नॉन की एट्रीब्यूट्स भी बोल सकते हैं। दिस इज द की एट्रीब्यूट, एंड रेस्ट ऑफ देम, दिस आर द नॉन की
एट्रीब्यूट्स। बात समझ में आया? ठीक है, ये सब एक मैंने टर्मिनोलॉजीज है जो कि यूज होता है। तुमको पूछ सकता है कि फिल इन द ब्लैंक्स में, एमसीक्यू में पूछ लेगा। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि जो प्राइमरी की है दैट इज गोइंग टू बी नॉट नल एंड नॉट रिडंडेंट। ठीक है, और नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स कैन बी टर्म्ड एज द नॉन की एट्रीब्यूट्स। थोड़ा टंग ट्विस्टर जैसा लग सकता है, बट क्या समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं? समझा? नेक्स्ट तो कैंडिडेट की क्लियर है, तो लिख लेंगे कैंडिडेट की क्या होता है, व्हाट इज कैंडिडेट की। कैंडिडेट ये लड़का। रिलेशन that can as they are the candidates for nine। हो गया? जैसे जैसे मान लो मैं एक टेबल बना रहा हूँ जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ सपोज की रोल नंबर्स, ईमेल आईडी, फोन नंबर्स और name। ये मान लो एक एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन है। तो यहाँ पे कौन कौन सा ऐसा है जो कि प्राइमरी की बन सकता है बोलो तो? ईमेल आईडी, फोन नंबर, रोल नंबर, नेम हो सकता है? नेम नहीं हो सकता। तो ये तीन जो हो गया दे आर द व्हाट, कैंडिडेट कीज। कौन सा हो गया? रोल नंबर हो गया, ईमेल हो गया और फोन नंबर हो गया। ईमेल आईडी सेम नहीं हो सकता, सेम ईमेल आईडी तुम क्रिएट नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं। तुम ईमेल आईडी क्रिएट करने जाएगा ना, तो वहां पे तुम कुछ भी डालेगा, मान लो तुम डाला रेहान, रेहान @ करके डालेगा, या रेहान डालेगा ना, तो रेहान में तुम्हारा दे देगा कि नेम ऑलरेडी। इसीलिए अजीबोगरीब डालना पड़ता है ना कि रेहान, मान लो तुम डाल दिया 242026, तब जाके आ जाएगा। तो ईमेल आईडी कैन नॉट बी सेम। बात समझ में आ रहा है? तो दीज आर द कैंडिडेट कीज। अब मान लो मैं बोल दिया कि भाई ठीक है, मैं यहाँ से मैं रोल नंबर को मैं बोल दिया कि दिस इज द प्राइमरी की, तो बाकी सब क्या बन गया? ऑल्टरनेट अल्टरनेट कीज। कहाँ पढ़ लिया ऑल्टरनेट?
तो कैंडिडेट कीज क्या है? ये सभी जो 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 प्राइमरी की बन सकता है, दे आर द कैंडिडेट कीज। वहां से मैं एक को सिलेक्ट कर लिया था प्राइमरी की, बाकी जो बच गया दे आर द ऑल्टरनेट कीज। समझे बात है? नहीं समझा? तो इस तरीके का काम। इसके ठीक नीचे लिखा हुआ है व्हाट इज ऑल्टरनेट कीज। A candidate key that is not the primary key is called the alternate. लिखने भी क्या तुम लोग एग्जांपल्स लिख रहे हो? इतना भरोसा है खुद पे कि तुमको याद रह जाएगा? प्राइमरी की तो कम से कम भूल जाओगे अगले हफ्ता तक। अभी लग रहा है सब भूल जाओगे। अब ये तुम ठीक से नहीं बोल पा रहा। रात में बना लोगे तो क्या है, तुम अगर गलती से कभी ऐसा हवा देते हैं, तो जैसे कूलर चलाया हवा देते हैं, किताब में खुल गया फट से ऐसा, तो नजर पड़ गया उस नोट पे, तो रिलेट कर गया। ऐसा तो खोलोगे नहीं जैसे कूलर चल रहा है, ऐसा रख दिया खुल गया। ये गौरव में बहुत बता दी पागल। मैंने गलती से भी पेज खुलना नहीं चाहिए है ना। স্যার পেপার ওয়েট দিয়ে পর রাখবো। বাহ, তুই তো ক্লাসে আসিস না, তুই আর কি কথা বলিস? जल्दी करो जल्दी करो, गंदा ड्राइंग बना। ये तुम्हारा अपना रेफरेंस के लिए है, समझने के लिए। ऐसे बनाओ कि तुम समझ पाओ उससे। फिर हम लोग लिखेंगे ऑल्टरनेट। फॉरेन की मतलब जो फॉरेन में रहता है, एनआरआई, है ना? एनआरआई का क्या फुल फॉर्म होता है सानिया? कौन जानता है? नॉन नॉन इंडियन रेसिडेंट, एनआईआर नहीं, एनआरआई, नॉन रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। अरे एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? बोला बोला कि ऑल टाइम मनी। अरे हार्ड पूछेगा। क्या पूछ रहे, क्या बोल रहे हैं? नॉन की एट्रीब्यूट वैल्यूज।
डेफिनेशन लिख के रुक जाओगे, ये ग्रीन वाला नहीं लिखोगे फिलहाल। कंप्यूटर का क्या क्या है रे, कंप्यूटर का फुल फॉर्म? हाँ उसी को पूछो। देखो मुझे बोलो, डिपार्टमेंट जो दो टेबल्स हैं, एक है डिपार्टमेंट एक है एम्प्लॉय टेबल। डिपार्टमेंट में कौन सा मेरा प्राइमरी की होगा? ये प्राइमरी की हो जाएगा। एम्प्लॉय में कौन सा है? ये प्राइमरी की हो जाएगा। अब देखो ये डेफिनेशन में क्या बोल रहे हैं कि अ नॉन की एट्रीब्यूट, मतलब कि प्राइमरी की नहीं है, नॉन की एट्रीब्यूट whose values are derived from the primary key of some other table is known as the foreign key in its current table। मतलब अगर डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट आईडी इज द प्राइमरी की, बट एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय आईडी इज द प्राइमरी की। तो यहाँ पे जो तुम्हारा डिपार्टमेंट आईडी लिखा हुआ है, ठीक है, ये नॉन की एट्रीब्यूट हुआ कि नहीं हुआ? तो दिस इज अ नॉन की एट्रीब्यूट। इसका वैल्यू कहां से लिया गया है? एक दूसरे टेबल से जहां पे ये प्राइमरी की है। तो लिखा हुआ है कि whose values are derived from the primary key of some other table। बात समझ में आ रहा है? is known as the foreign key in its current table, मतलब in the employee table department id is the foreign। समझे बात को क्या हुआ? ठीक है, तो फिर से बोल रहा हूँ, देखो डिपार्टमेंट आईडी क्या है? नॉन की एट्रीब्यूट है। तो देखो नॉन की एट्रीब्यूट whose values are derived from the primary key of some other table। तो प्राइमरी की ऑफ सम अदर टेबल मतलब डिपार्टमेंट टेबल का डिपार्टमेंट आईडी प्राइमरी की, यहां से इसका वैल्यू लिया गया। तो करंट टेबल में मतलब एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट आईडी इज द फॉरेन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये क्या काम हुआ? बेसिकली फॉर्म के क्या काम करता है, जैसे अगर तुम देखोगे दो टेबल्स हैं एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट, इन दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है? कनेक्ट कौन कर रहा है? डिपार्टमेंट आईडी कनेक्ट कर रहा है ना? जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, डिपार्टमेंट आईडी है। तो ये जो एम्प्लॉय है ये कौन से डिपार्टमेंट का है वो डिपार्टमेंट आईडी के थ्रू करेगा। जैसे मान लो मैं रिकॉर्ड डालता हूँ यहाँ पे, एम्प्लॉय आईडी है 101, एम्प्लॉय नेम है मान लो क्या नाम डाले, एबीसी नहीं डालेंगे, महेंद्र डाल देंगे, और इसका डिपार्टमेंट आईडी है मान लो D02। तो ये डिपार्टमेंट आईडी D02, डिपार्टमेंट नेम क्या होगा? CSE मतलब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो डिपार्टमेंट लोकेशन मान लो कहाँ है? कहाँ पे? यूएसए में। चलो, तो ये जो एम्प्लॉय है वो कौन सा डिपार्टमेंट का है, वो कनेक्शन कौन बैठा रहा है? ये फॉरेन की बैठा रहा है ना डिपार्टमेंट टेबल के साथ। तो इस तरह से वो काम आता है, समझे? विदाउट द डिपार्टमेंट आईडी इन द एम्प्लॉय टेबल, मतलब फॉरेन की ऑफ द एम्प्लॉय टेबल, तुम डिपार्टमेंट टेबल और एम्प्लॉय टेबल को कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके का काम, दैट इज द फॉरेन। एक बार फॉरेन की पेज 438 में लिखा हुआ है, पढ़ के देख लोगे। फॉरेन की लिखा हुआ है पेज 438 में, एक बार पढ़ के समझ लोगे, देखो जो पैराग्राफ लिखा हुआ है। पेज 438 बोल रहा हूँ, तुम कहाँ देख रहा है? कहाँ है तुम्हारा? अलग क्या हुआ?
समझ में आया? ठीक है, क्लियर है? ये सब कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये सब क्लियर नहीं होगा आगे जाकर दिक्कत हो जाएगा। तो हम लोग क्या क्या देखे हैं आज? हम लोग देखे हैं कि ईवीएमएस क्या है, ईवीएमएस का प्रॉपर्टी, इट इज डेटा रिडंडेंसी और डेटा इनकंसिस्टेंसी। याद है पिछले क्लास में देखे थे रिडंडेंसी और इनकंसिस्टेंसी? इनकंसिस्टेंसी क्या है धीरज? डेटा इनकंसिस्टेंसी कहाँ पे देखते थे हम लोग? कहाँ देखते थे? फाइल फाइल मैनेजमेंट में देखते थे, फाइल सिस्टम में। भूल गया? यहाँ पे नाम बोले थे ना कि सेम रिकॉर्ड 3 जगह पे, एफई काउंटर में, फ्रंट ऑफिस में और प्रिंसिपल ऑफिस क्लास टीचर के पास। यहाँ पे मैं यहाँ पे रोल नंबर चेंज किया, फोन नंबर चेंज किया, तो यहाँ पे इन दोनों जगह पे चेंज हुआ बट फी काउंटर में चेंज नहीं हुआ। तो क्या हुआ? डेटा इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी मतलब बरकरार नहीं रहना, सब जगह सेम नहीं रहना। यही चीज अगर सिर्फ तुम्हारा डेटाबेस में रहता, एक सिंगल जगह पे रहता, तो एक ही जगह पे चेंज करता, सभी को वो चेंज वैल्यू देखता। ठीक है, तो डेटा इनकंसिस्टेंसी। उसके बाद आज क्या देखें कि टेबल्स को रिलेशंस बोलते हैं, रोज को टपल्स और कॉलम्स को एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब कि बेसिकली जो डेटाबेस है उसका वैल्यूज लॉजिकली रिलेटेड है, तो इट इज रिलेशनल डेटाबेस। फिर ये 3 टेबल्स देखे हैं। उसके बाद रिकॉर्ड्स क्या है, टेबल्स क्या है, प्राइमरी की इसको बोलते हैं, डोमेन डिग्री, कार्डिनलिटी डिग्री मतलब कितना कॉलम्स है, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, और कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ टपल्स इन रिलेशन। इसके बाद प्राइमरी की क्या है, कंपोजिट की क्या है। कंपोजिट की मतलब मोर देन वन एट्रीब्यूट को लेकर प्राइमरी की बना रहे हैं, तो इट इज कॉल्ड एज कंपोजिट की। कैंडिडेट की क्या है, ऑल द एट्रीब्यूट्स व्हिच कैन बिकम अ प्राइमरी की आर कॉल्ड कैंडिडेट कीज। वहां से मैं एक प्राइमरी की सेलेक्ट करूंगा, तो बाकी जो बच जाएंगे दोज आर द अल्टरनेट कीज। ठीक है, छोटा छोटा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें। ठीक है, तो अल्टरनेट कीज। उसके बाद फॉरेन की मतलब ऐसा एक नॉन की एट्रीब्यूट व्हिच इज द प्राइमरी की ऑफ सम अदर टेबल, तो करंट टेबल में दैट इज द फॉरेन। इस तरह से आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या है, और फिर हम लोग देखेंगे डीएल, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर से क्वेरीज, सिंपल एसक्यूएल क्वेरीज चैप्टर 11 से, मतलब नेक्स्ट चैप्टर छोटा छोटा क्वेरीज कैसे लिखते हैं। ठीक है, समझे? हैं? मैं आपको अरे বুঝতে পেরেছিস তোরা? Yes, বুঝতে sir. পারছে? এনি ডাউট? ঠিক আছে। কি হয়েছে তোদের স্কুলে, আর নতুন কিছু হয়েছে?